नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच में सीएम नीतीश कुमार एक्शन में है। लगातार सीएम नीतीश कुमार जो है वो आयोगों के गठन कर रहे हैं और नए नए चेहरे को मौका दे रहे हैं, लेकिन इस पर बिहार में बवाल हो गया है। तेजस्वी यादव लगातार अब एनडीए को घेर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन आयोगों में जो नए चेहरे आ रहे हैं वो दामाद बन गए, किसी के जीजा बन गए। अब मेहरारू आयोग भी बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर दिया है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, एमएलसी है जीवन जी। जो आयोग बन रहे हैं इस बार, उन आयोगों का सिर्फ चुनाव में 4 महीना बचा है, तब क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। लंबे समय से आयोग का मामला पेंडिंग था और सरकार का नियम होता है, सरकार में ये आयोग का गठन करना एक प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो ये हो रहा है। बहुत सारे विवाद के बाद जो है आयोग का गठन, बहुत लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं, उसमें स्क्रूटनी होती है, उसकी जांच पड़ताल करते हैं कौन लोग सक्षम है कि नहीं सक्षम है इसको चलाने में। तो जो लोग सक्षम हैं चलाने में और जो लोग समाज का भला कर सकते हैं ऐसे लोगों को चुन के दे दिया जाता है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। पहले आप लोगों ने जीजा आयोग बनाया और उसमें तमाम पार्टी के जो जीजा हैं उनको जगह दी। उसके बाद दामाद आयोग, अब मेहरारू आयोग बनाने के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी के पास क्योंकि विकास का कोई एजेंडा है नहीं। आपने देखा कि तेजस्वी जी तो 17 महीने के लिए 18 महीने के सरकार में नीतीश को सताए थे, लेकिन भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा मर्मरिंग शुरू हो गया। उन्होंने कहा था कि दवाई, कमाई, पढ़ाई पर हम काम करेंगे और जनता का वोट लेने का काम किया था। दवाई का काम कैसे शुरू होने, अब जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर थे पूरे राज्य में सबको बंद कर दिया और सबको बोला कि जो और सबसे अधिक बोली लगाएगा वो वही डायग्नोस्टिक सेंटर चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने दवाई आयोग का गठन किया, दवाई वाला काम शुरू किया। अब पढ़ाई वाला भी काम कैसे किया उन्होंने, अब उनके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर अटैक कर रहे थे चंद्रशेखर जी, हनुमान चालीसा पर अटैक कर रहे थे। तो इस तरह से वो पढ़ाई के सिस्टम को आगे बढ़ा रहे थे। आज आयोग का बात करते हैं जीजा, ये और भी आयोग की बात करते हैं, मेहरारू आयोग की बात करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप बनोई आयोग बना रहे थे बिहार में, तो आपको दिमाग में काम नहीं किया था? अरे बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं थे? आप जाके संजय यादव को वहां से उठा के लिया हरियाणा से। अरे बिहार में आयोग बन रहा था कि हरियाणा में आयोग बन रहा था? ये हरियाणा आयोग का क्या काम है बिहार में? बिहार आयोग में बिहार की जरूरत है, बिहार की जरूरत है। हमारे यहाँ भी कई संजय यादव है, पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी जरूरत नहीं थी आपको। बिहार के यादवों से कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये जाके बनोई आयोग बना लिए, जाके हेलीकॉप्टर पर पूरे चुनाव में घुमा रहे थे संजय यादव को। कौन संजय यादव है? हरियाणा से आए हैं यहाँ पर, क्या करने यहाँ पर आए हैं? बिहार में लोग कम हो गए हैं। अरे बिहार को प्राथमिकता उनको देना चाहिए था। बिहारी फर्स्ट का हम लोग चर्चा भी करते हैं कि बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पर कैसे ले जाए, तो इसके लिए बिहार के लोगों को चुनना चाहिए था। बिहार की मिट्टी से उनको प्रेम होना चाहिए था। बिहार की मिट्टी से तो उनको प्रेम है नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान से खोज के आदमी को लाते हैं यहाँ पे, अब बैठा के उससे शासन कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार में यादवों की कमी हो गई, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है। कुर्सी प्रशांत किशोर तो कर रहे हैं भाई, राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कर रहे हैं उनको कि भाई आप घोषणा कीजिए कि आपके परिवार से कोई यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम पूरा समर्थन करेंगे। कहाँ चले गए? हिम्मत है? कहने का मतलब ये है कि ये लोग केवल भ्रम पैदा जनता में करते हैं। जब बनोई आयोग बना रहे थे, संजय यादव को जब ले रहे थे यहाँ फर्स्ट सिस्टम में, अब पूरे हेलीकॉप्टर पर बैठ के घुमा रहे थे। बिहार के किसी नेता को उन्होंने घुमाया नहीं, ना उनको समय मिला, ना ही उसकी जरूरत समझी। तो उस वक्त उनके दिमाग में तो आया नहीं। अब यहाँ सक्षम लोग जो बिहार के हैं, मान लिया किसी का बेटा बेटी होना गुनाह तो नहीं ना है, किसी का साला साली होना गुनाह है। यार भाई, कौन सा गुनाह है? हर परिवार में ऐसा होता है। आप ही लोग ना घेरे जाते हैं। आप लोगों ने एक आयोग तो बनाया है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने एक नया कोटा भी बनाया। हम बात करें आरएसएस कोटा, ये आरएसएस कोटा है क्या? गलत बात है, ये गलत बात है। यहाँ कोई कोटा वोटा की बात नहीं है। यहाँ सक्षम लोग जो है आयोग में आ रहे हैं और उनसे समाज का काम ले जाएगा। ये गलत बात। कोटा वाला जिक्र तेजस्वी यादव नहीं किया। कोटा वाला जिक्र तो आप ही के मंत्री किया। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि साइन कुणाल जो है वो कोटा के तहत आए हैं, आरएसएस कोटा के तहत आए हैं। आरएसएस कोटा के तहत कौन कौन मंत्री बन चुके हैं अभी तक, ये लोग जानना चाह रहा है। और अगर आरएसएस कोटा है
तो इसमें कितनों की हकमारी हो गई ये भी बताइए ना आप लोग, कोटा कब बना पहले लिया? हम बता दें कि आरएसएस है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक समाज की ऐसी संस्था है जहाँ पर केवल सेवा और समर्पण का भाव है। वहाँ कोई वहाँ पर लेने वाला सिस्टम नहीं है, वो वन वे सिस्टम है, केवल देने वाला सिस्टम है समाज को। वहाँ सेवा और समर्पण की भाव है। वहाँ पर तो कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पर मोहन भागवत जैसे लोग का देखिएगा, कपड़ा देखिएगा, उनके कपड़ा में खरीद नहीं चलता है। वो देखिएगा जमीन पर बैठ के खाते हैं। उनके कभी खाना का फोटो कहीं मिला होगा, गलती से आपको कभी देखने का मौका मिला होगा तो देखिएगा वो साधारण भोजन करते हैं। कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी वर्ग में जाने का मौका मिला होगा तो वो एक तरह से वो देखिए साधना स्थल है, वो साधना स्थल है। और वहाँ बड़े बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें और बड़े बड़े लोग जो जिनको आप हस्ती मानते हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि ये समाज को संचालित करने वाले लोग हैं, ये मुख्यमंत्री को मतलब जो है कुछ बोलेंगे तो मुख्यमंत्री इनकी बात को रखेंगे, वैसे लोग का देखिए कपड़ा क्रीज जो है, कपड़ा में क्रीज नहीं होता है और वैसे जमीन पर बैठ कर लोग खाते हैं। अरे उनकी तुलना कर सकते हैं लोग, उनकी तुलना करना इन लोगों के बस में नहीं है। ठीक है, तुलना नहीं कर सकते, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कोटा, आरएसएस कोटा सच में है, काम कर रहा है देश में? ऐसा कोई बात नहीं है। समाज में सब लोग को अपना मंतव्य देने का अधिकार है। जो हमको अच्छा लगता है हम उसको ग्रहण करते हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगता हम ग्रहण नहीं करते। कौन से कोटे ये से कोई कोटा की बात नहीं। साइन कुणाल जो अशोक चौधरी के दामाद है, कौन से कोटे से आ गए ये बता दीजिए ना। वो तो खुद कह रहे हैं, मंत्री है बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के करीबी है, जब वो कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा है तो है ना। देखिए अशोक चौधरी हमारी पार्टी का डिसीजन नहीं ले सकते। अशोक चौधरी हमारी पार्टी का, अशोक चौधरी जिस पार्टी में है तो वहाँ पार्टी के वो सम्मानीय नेता, हम उनके बारे में बहुत कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने पार्टी का फैसला ले सकते हैं, अपने पार्टी पर टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी पार्टी पर टिप्पणी करने का उनको तो कोई है नहीं, और वो उनके बारे में हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने क्या सोच कर कहा है। हमारी पार्टी में लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का क्या एजेंडा है, हमारी पार्टी का क्या सोच है, हमारी पार्टी लोग जानते हैं। और जदयू में क्या चलता है, जदयू में क्या सिस्टम है, ये उनके लोग जानते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। और हमारी पार्टी में ऐसा कोई भी नेता और मंत्री नहीं मिलेगा जो इस तरह की बात कहेंगे कि हमारी पार्टी में सिस्टम है, ठीक है। और बाकी पार्टी के लोग को लगता होगा कुछ इस तरह की बात, लेकिन हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पार्टी का जो एक सिस्टम है, सेवा, समर्पण और साधना है, यहाँ पर ये साधना है, आप जान लीजिए। आप तो इस तरह से हमारी पार्टी जो है, कांग्रेस के नेता इस साधना पे रोक लगाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन किया जाए पूरे देश में। कांग्रेस ने तो देश को खत्म करने का काम किया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस ने इस देश को जितना हानि किया है उसका तो था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में आपने देखा, कांग्रेस ने खंडित भारत की कल्पना की, कांग्रेस ने क्षेत्रीयता को बढ़ाया, कांग्रेस ने क्षेत्रीयवाद को बढ़ाया। बंगाल को अलग करो, ये बिहार को अलग करो, दिल्ली को अलग करो, पंजाब को अलग करो, खालिस्तानियों का समर्थन करो, तो हर राज्य को अलग अलग बांट के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर कांग्रेस ने काम किया। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी जो यूनाइटेड भारत की बात करती है। यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की जब चर्चा होती है भारत की, तो कंबाइंड चर्चा होती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे बात नहीं होता है। यहाँ पर जो है शिलान्यास भी हम करते हैं और उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। यहाँ पर जो है शुभारंभ भी हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो यहाँ पर एक अलग पॉलिसी, यहाँ पे वर्क कल्चर आ गया। यहाँ पे वो डिवाइड एंड रूल कल्चर नहीं है। राज करने का दो तरीका है यहाँ पे। एक तो है कि भाई लोगों को आपस में भड़काओ, लोगों को डिवाइड करो और इसकी बात उसकी करके जो है वोट लेने का काम करो। दूसरा है कि आप जो है काम करके लोगों से वोट लीजिए। 25 करोड़ लोग से अधिक यहाँ पे जो है सोशल अपलिफ्टमेंट के तहत जो आप देखिएगा कि उन्होंने अपना जो है उनका जो रहने सहने का जो तरीका था उससे बदलाव आया है। ये हम नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में देखा गया है, वहां से रिपोर्ट आया है। तो ये जो पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है, 25 करोड़ लोग से ज्यादा यहाँ पर गरीबी रेखा को पार करके एक नए लेवल में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं काम हुआ है तब ना। यहाँ पर काम हो रहा है। पटना देखिए, पटना में डबल डेकर पुल का निर्माण हुआ, यहाँ मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, पटना में 6 लेन की बात हो रही है, पटना में जेपी मैरिन गंगा ड्राइव की बात हो रही है। तो कितना डेवलप कर गया यहाँ पे, जितना डेवलप किया है, यही पटना में दिन दहाड़े अपराधी आकर गोली से छली करके बीच सड़क पर चले जा रहे हैं। आपकी पुलिस तमाशा देख रही है। अरे पटना वो पटना नहीं है जहाँ एक आईएएस की बीवी, मैं वही बता रहा हूँ, जहाँ एक आईएएस की बीवी के साथ 2 साल तक लगातार रेप होता रहा और प्रशासन उसका केस नहीं लिया, ये वो पटना नहीं है। ये गौतम शिल्पी वाले पटना नहीं है। आप लोगों के पास विकास का मुद्दा नहीं है। आप लोग हमेशा लालू जी का जंगल राज में क्यों चले जाते हैं? बता रहे हैं जंगल राज से ज्यादा अपराध अभी बढ़ा है ना ग्राफ में। वही हम बता रहे हैं ना कि वो पटना नहीं है कि एक आईएएस की बीवी भी अपने आप को लाचार, एक आईएएस भी अपने आप को लाचार समझता था और प्रशासन एक थाना जो है उसका केस देने में मतलब आनाकानी करते रहा और अंतिम मंत्री का केस नहीं लिया। ये वो पटना नहीं है। ये वो पटना है जहाँ पर कोई घटना होती है और तुरंत केस दर्ज होता है और उस पर एक्शन शुरू होता है, लोग जेल भी जाते हैं यहाँ पर।
यदि कोई अपराधी अपराध किया है तो शहर छोड़ के भाग जाता है। नाबालिग यहाँ बच्ची के साथ रेप हो मैं गया, वही इसी बता- पटना में दम तोड़ दी नाबालिग बच्ची बिना इलाज के एम्बुलेंस में। मैं वही बता- कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, मंत्री जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि तो जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तुरंत वहाँ का जो है ऑफिसर सस्पेंड हुआ, जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और तुरंत सस्पेंड हुआ। ये पटना नहीं है, यदि कोई गलती करेगा उसको छोड़ देगा, यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होगी। पहले की पटना और आज की पटना में काफी बदलाव हो गया। पहले क्या था कि शादी ब्याह में किसी को जरूरत था तो किसी दुकान से गाड़ी उठा के लोग चले जाते थे, अब बिना उसको पेमेंट किए जाके अपना घर में जो है उसको इस्तेमाल करते थे। और उस दुकानदार की हैसियत नहीं, शोरूम वाले का हैसियत नहीं थी कि हम अपने ऑर्नामेंट्स का पैसा मांग सकते, इतनी हैसियत नहीं थी। तो पहले का पटना में वैसे पॉलिटिकल पार्टी का राज हुआ करता था। पहले के पटना में शादी ब्याह में किसी के कोई घर से सामान, दुकान से कोई सामान उठाना है तो उठा कर लिया, उसको पेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन आज के डेट में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ऐसे उसके कोई भी नेता हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के दुकान से सामान उठा कर ले जाएगा शादी में और बिना पेमेंट के ले जाएगा। तो काफी बदलाव आ गया है। देखिए घटनाएं आप 500 वर्ष पहले होती थी, 5000 वर्ष पहले भी घटना होती, तो उसका भी प्रमाण है। लेकिन क्या है कि एक्शन हुआ कि नहीं, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, लोगों के मन में भय पैदा हो रहा नहीं हो रहा है, उसका जगह कहाँ है, जेल है कि रोड है। आप उसको अपराधी हत्या कर दिया और रोड पर खुलेआम घूम रहा है, तो ये एक मतलब कि जघन्य अपराध है। अपराधी किसी ने हत्या किया तुरंत उसको हम जेल भेज दिए, तो इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का शासन है यहाँ। जीवन जी, आप ये मानते हैं ना कि ठीक है, लालू राज में जो हुआ आपने गिना दिया, आप ये मानते हैं ना कि नीतीश कुमार जी जब तेजस्वी यादव के साथ 17 महीने थे तो इसी पटना से एक आदेश हुआ था, 5 लाख से अधिक नौकरियां बिहार में बांटी गई थी? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं, सुनिए बात को, आप समझिए बात को। ऐसा है कि एनडीए के एजेंडे में था कि नौकरी देनी है, एनडीए के एजेंडे में था। आप लालू जी के शासनकाल देखिएगा तो 6 लाख से अधिक नौकरी को नहीं दे सकते। तेजस्वी जी का परिवार का रिकॉर्ड रहा है और उसी परिवार आज उसी लालू जी को लेकर मतलब उसी का फोटोग्राफ्स देखिए इस्तेमाल कर रहे हो। आज अम्बेडकर का देखिए फोटो किस तरह से अपमान किया उन्होंने। अम्बेडकर का नाम लेके वो चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाए और अम्बेडकर का फोटो पैर के पास लगा के ये नहीं कहा लालू जी, उनके परिवार ने ये नहीं कहा कि ये सोशल मीडिया मत चलाओ, ये अच्छा नहीं है, चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। और सोशल मीडिया पे जितना अम्बेडकर साहब का अपमान किया, अम्बेडकर जी का अपमान करना था किया। हमारे यदि कोई घर में ऐसी घटना होती है तो तुरंत हम रोक लगाते हैं, लेकिन पूरा सोशल मीडिया को उनके लोगों ने चलाया उसको कि देखिए किस तरह से हमने अम्बेडकर जी का अपमान किया है। ये देश में चिंता का विषय है और ऐसे लोग सोचते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट पर राज करेंगे। बताइए, आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, आप लोग भी कहते हैं कि कभी कभी जब नीतीश कुमार से कुछ बड़ी गलतियां हो जाती है कैमरे के सामने तो आप लोग कहते हैं ये उद्देश्य नहीं था, वही लालू जी के साथ हुआ। लालू जी भी अचेत अवस्था में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला, एक कार्यकर्ता आता है तस्वीर रखता भी नहीं है, पैर के तरफ झुकाता है, फोटो क्लिक हो जाता है, तो ये अचेत अवस्था का कारण हुआ, ये आप नहीं कह सकते? देखिए ऐसा है कि लालू जी पूरी तरह से क्या बोलते हैं चेतना में है और जब भाषण मंच पर देना होता है तो जाके मंच पर भाषण दे रहे हैं और कह रहे चेतना में नहीं। अरे भाई पूरी तरह से वो फिट फॉर इलेक्शन है अपने हिसाब से और पूरा रणनीति बना रहे हैं और आरजेडी को पूरा संचालित कर रहे हैं। अब ये गलती नहीं है, ये अपराध है और इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। और किसी भी पार्टी के चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती करें और अम्बेडकर साहब का इस तरह से अपमान करें। अम्बेडकर साहब का स्थान पैरों पर नहीं है, उनका स्थान सर पे है और ऐसे लोगों को मतलब कि इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारे दिल में तो लालू जी के प्रति ऐसा नहीं था कि वो ऐसा गलती करेंगे, लेकिन हम इस गलती को देखा तो हमने कम से कम माफी मांगना चाहिए उनको, लालू जी को देश से माफी मांगना चाहिए कि हमसे बड़ी गलती हुई, बड़ी भूल हुई है। और रहा बात नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार जी ने पूरे प्रगति यात्रा के दौरान देखिए अधौरा में जहां पर एक समय नक्सल का राज स्थापित था, अधौरा में जाके मेडिकल कॉलेज बनाने का वहां पर चर्चा किया। हम उस मीटिंग में थे, मीटिंग में कई हमारे मंत्रियों ने कहा कि सर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन यहाँ पर मैदान में है। मंत्री वहां पर नीतीश कुमार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये इसलिए मेडिकल कॉलेज वहां बनेगा क्योंकि वहां जो कोई छोटी मोटी समस्या है बिजली की, पानी की, इसके चलते वो सारा समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वहां पर लोग रहने जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज न बना के उस डिबेट में हम थे, हम प्रगति यात्रा के उस डिबेट में, चूंकि सबसे ज्यादा एक एमएलसी के रूप में डिबेट में रहने का हमको मौका मिला, इसलिए मौका मिला क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा लंबा था, पार्टी में थे और प्रगति यात्रा में हमको रहने का मौका मिला, शाहबाद में, मगध में, तो मोटा मोटी हम सभी जिलों में रहे, 48 विधानसभा में हमको रहने का मौका मिला। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री का सोच भी आज जो है डेवलपमेंट के हिसाब से है और डेवलपमेंट का जो पॉलिटिक्स वो पहले करते थे आज भी उसी पॉलिटिक्स को अंजाम दे रहे हैं। एक दूसरी घटना, हमारे विजय चौधरी जी बगल में थे, विजय चौधरी जी ने उनको थोड़ा सा हाथ ऐसे किया, उनको लगा कि मुख्यमंत्री जी मतलब कि सही नहीं बोल रहे हैं। तुरंत हमारे सीएम साहब ने उनको बोला रुकिए विजय जी, आप रोकिए मत हमको बोलने से, हम सही बोल रहे हैं। और उन्होंने अपनी बात को पूरा किया
लेकिन मीडिया का काम क्या है कि यदि वो विजय चौधरी जी ने किसी बात पे इशारा किया, नेता है, मंत्री है, इशारा कर सकते हैं, पार्टी का हिस्सा नहीं सुनिए बात को, इशारा, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने जो मतलब अपनी बात को रखा, वो सही चीज को रखा, और उनकी सोच को मैंने प्रणाम किया, मैंने उनकी सोच को सैल्यूट किया कि देखिए ये व्यक्ति कैसा है, इनको लोग भ्रमित करके एक अलग दायरे में ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज भी पूरे बिहार में डेवलपमेंट की सोच रखने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसको कि आपको मानना पड़ेगा, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार है जो डेवलपमेंट का सोच रखते हैं। आप उनको बाउंड्री में फंसाने का काम जो कर रहे हैं, तो कौन फंसा रहा है? ये तो उन्हीं के करीबी नेता लोग नहीं, ये सोशल मीडिया नहीं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उनको खींच लेते हैं, कभी बोलने पर रोक लगा दिया जाता है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है। मैं बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में कुछ लोग जो है, सोशल मीडिया में जो कुछ लोग हैं, उनको जो उनके बारे में हमेशा इस तरह का प्रयास करते हैं मानेगा, इशारा कर रहे हैं उनके मंत्री और सोशल मीडिया बदनाम कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको पूरा पहले से तेजस्वी जी के यहाँ से वहाँ पूरा प्रोफाइल वहाँ से दिया हुआ है कि कैसे कैसे तुमको चलाना है, और उसी हिसाब से उसी एजेंडे के तहत वो चलाते रहते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं कि आज बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आज जदयू में जो उनकी तरह सोचने वाला व्यक्ति है, उनसे ज्यादा मतलब डेवलपमेंट का सोच का व्यक्ति है। अब सबसे ज्यादा जदयू में कोई डेवलपमेंट का सोच रखने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम आज भी नीतीश कुमार है। आज उनके सोच को सलाम करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा आपको, और बिहार को जो गति देने का वो काम कर रहे हैं उसको भी आपको सैल्यूट करना पड़, जान लीजिए। और एनडीए में सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एनडीए में आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर जो विकास का काम कर रहे हैं, चाहे कोई कितनों उसका बुराई कर दे, लेकिन वो विकास का काम रुकने वाला नहीं है। वो कितनों किसी फ्रेम में लेने का प्रयास करे, लेकिन वो फ्रेम में आप लेते रहिए, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन विकास का काम नहीं रुकेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। और फिर से मैं कहता हूँ, घटनाएं हजारों वर्ष पहले भी होती थी और आज भी हो रही है शासन, लेकिन घटनाओं का स्वरूप बदला है। पहले लोग है, पहले पिस्टल से हत्या करके लोग पिस्टल हाथ में ऐसे हिलाते हुए आप शहर में घूमते थे, थाना के बगल में AK-47 लेके घूमते थे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आज हम खुद एक समय मतलब कि बिजनेस कर रहे थे, आज 20 साल की बात हो गई, और उस समय 47 लेकर लोग हमको घूम रहे थे, थाना के बगल में धमकी दिए थे कि तुम यहाँ पर काम कर लोगे। लेकिन अपनी जीवटता के कारण हमने काम किया, एक समय वो भी देखा है मैंने, और आज मैं समय देख रहा हूँ कि 47 छोड़ दीजिए, या पिस्टल लेके कोई घूम नहीं सकता है, पिस्टल लेके कट्टा लेके कोई घूम नहीं सकता है। तो यहाँ बदलाव आया है, डर पैदा हुआ है, जघन्य अपराध नहीं हो रहे हैं या अपराध हो रहे हैं, और अपराध पर अंकुश भी लग रहा है, अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, अपराधियों को कंट्रोल से बाहर नहीं, एकदम आदेश दे दिया गया, कोई अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर और कितना भी अपने आप को साथी नहीं समझे, ये जगह आपका नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, तेजस्वी यादव के बढ़ते कद से बिहार बीजेपी तो नहीं पर दिल्ली वाली बीजेपी डरी है। यही कारण है कि बार बार दिल्ली से अब कई राज्यों से जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो बिहार तरफ रुख कर लिए हैं। कल ही शिवराज सिंह भी आए हुए थे, बड़ा बयान देते हैं निषाद समाज को लेकर, मलाहों को लेकर कि उन्हें जल्दी आरक्षण मिलेगा। डर गए हैं ना तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से? देखिए ऐसा है कि निषाद समाज में इन्होंने क्या किया, कैप्टन साहब जब पहली बार मंत्री बने तो लॉलीपॉप दिखा के उनको हटा दिया वहां से। कैप्टन साहब हमको याद है, एकलव्य सेना जब फूलन देवी थी तो उसमें आरक्षण की बात किए थे, आरक्षण दिए क्या? और ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग केवल लॉलीपॉप दे के जो है लोगों को भंजाते रहते हैं। कैप्टन साहब को कहाँ बुला दिए, फूलन देवी को कहाँ बुला दिए? याद है ना आपको, गांधीवाड़ में रैली हुआ था, उस वक्त हम अचेता अवस्था में, उस वक्त हम सचेत अवस्था में थे, और उस रैली में लालू जी ने आके कहा कि भाई, कैप्टन साहब को बोला था जो वहाँ पे मुजफ्फरपुर, कैप्टन साहब जो पहली बार वहां से मंत्री बने था समाज से, कि भाई आपको टिकट देते हैं और आपकी जो मांग है सब पूरी करेंगे। उस वक्त भी आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन आरक्षण उन्होंने नहीं दिया, हमारी सरकार को नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने लॉलीपॉप दिखाया, आरक्षण नहीं दिया। हमारा ये कहना है कि आज जो है भूषण जी निषाद हमारे केंद्रीय मंत्री बने हैं, आज हरीश सहनी जी हमारे निषाद समाज के हैं, केंद्रीय हमारे स्टेट के मंत्री बने हैं, और सब लोग इस दिशा में निषादों के डेवलपमेंट के दिशा में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि मछुआरों को एक अलग से पॉलिसी बना के दी गई, एक अलग से इंश्योरेंस किया गया, उनके नौकाओं का बीमा किया गया। हिंदुस्तान में काफी काम हो रहा है निषाद समाज जान लीजिए। आप उस समाज में इन लोगों को कोई काम नहीं किया, मौका जब मिला इन लोगों को तो कोई काम नहीं किया, केवल उनको भजाने का काम किया, उनको अपने सिस्टम में लेकर राजपाट चलाने का काम किया। पहले आप लोगों ने मुकेश सहनी को ऑफर दिया, मुकेश सहनी ने आप लोगों का ऑफर को ठुकरा दिया, आप लोगों को फिर लगा कि नहीं भाई मल्लाह वोट जो है हाथ से निकल जाएगा, जल्दी आयोग बनाओ, मछुआरा आयोग बनाओ, उनको आरक्षण दो चुनाव से पहले ताकि वोट बैंक मिल सके, क्योंकि मल्लाहों का वोट खिसकेगा तो सरकार बनने में मुश्किल। देखिए ऐसा है, देखिए समझिए बात, लालू जी को जब मौका मिला, आरजेडी को जब मौका मिला, इन्होंने मछुआरों को और निषाद समाज को जो है केवल घुमाने का काम किया। हम तो फिर बोल रहे हैं ना कि कैप्टन साहब को जब पहली बार यहाँ पर उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया, हम इस्तेमाल ही कहेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। आरक्षण की मांग की गई थी,
हम उस वक्त किसी न किसी रूप में जो है किसी न किसी रूप में हम उस बात को जानते थे और वहां पर उनके टीम के कुछ लोग थे जिनको मैं जानता हूँ। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा से मेरे कुछ संबंध थे और उस टीम को लीड कर रहे थे, तो मेरे उनसे आज भी संबंध है और उस टीम में मतलब कि वो उनके साथ काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में भी कार्यक्रम होता था तो उनका एक बुकलेट चलता था, एक क्लब सेना का, समझे, और उस बुकलेट को मैंने पढ़ने का काम किया। उसमें आरक्षण की मांग की गई थी और लालू जी ने सब अपना मोहर दिया था, लेकिन उनको दिया नहीं, केवल वहां पर झुनझुना थमा के छोड़ दिया। और आज इतने लंबे समय के बाद जब उनको ये लग रहा है कि हमने कुछ नहीं किया अपने शासनकाल में, कोई आरक्षण नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अरे भाजपा के विकास का काम कर रही है ना, भाजपा उनके नौकाओं को मतलब जो है इंश्योरेंस कर रही है, भाजपा उनके बॉडी का इंश्योरेंस कर रही है, कम पैसा में फ्री में इंश्योरेंस कर रही है। तो ऐसा काम किसने किया? मछुआरा आयोग का गठन कर रही है, तो उनको तकलीफ क्यों हो रहा है? मुकेश जी कहाँ राजनीति करते हैं, क्या करते हैं, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग सीधा देखते हैं कि हर समाज का विकास होना चाहिए। ये जनगणना क्यों हो रहा है? जनगणना हर आदमी को समाज में जितना हक मिलना चाहिए उतना हक मिले, उसके चलते ऐसा हम लोगों ने डिसीजन लिया है। इनका भी तो राज था, ये क्यों नहीं करवाए? ये केवल जब राज से बाहर जाते हैं तो चिल्लाने का काम करते हैं, करने का काम नहीं करते, चिल्लाने का काम करते हैं, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि हम बहुत काम करने वाले व्यक्ति, हम काम कर रहे हैं, काम नहीं करते। आखिरी सवाल है, बिहार में चौकीदार संघ के लिए पिछले विधानसभा में आवाज उठी थी कि उन्हें हक और अधिकार मिले, उनका जो आरक्षण नीतीश कुमार ने छीना है वो वापस कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में था पर अब मामला खारिज हो चुका है। 18 तारीख से फिर से चौकीदार पूरे बिहार के जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय लगातार आते हैं, मुलाकात हुई, बीजेपी के कई नेताओं से एक्शन ले रहे हैं। इस बार कहाँ का अधिकार मिलेगा, क्योंकि पिछले बार अरुण भारती जो आप ही के पार्टी से है, आप ही के एनडीए में है, सांसद है, उन्होंने जूस पिलाकर अनशन समाप्त किया। देखिए, अभी उसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरा जानकारी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जैसे ही उस पर हमारे पास पूरी जानकारी आएगी हम बना देते हैं, पूरा प्रोफाइल क्या उसका, क्या पूरा प्रदेश है, उसके बाद हम आपसे जरूर बात करेंगे उसकी। इस मुद्दे पे मतलब आप कुछ एक्शन लेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे? जैसे ही जानकारी मिलेगी उस पर क्या मामला है उस पर हम बताएंगे। चलिए, बीजेपी के एमएलसी है, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है और लगातार इस वक्त ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। सामने चुनाव है, वैसे में बीजेपी ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है कि पूरे बिहार के जो 3 करोड़ से अधिक लोग अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं नौकरी के लिए, उन्हें बिहार भी लाया जाए और बिहार में लाकर बीजेपी में उस वोट को शिफ्ट करवाया जाए। इसमें भी ये लगातार क्षेत्रों में है, लेकिन इस वक्त बिहार में बवाल है। तेजस्वी यादव एनडीए को जमकर घेर रहे हैं, लालू प्रसाद सवाल पूछ रहे हैं और आज उन सवालों का जवाब बीजेपी के एमएलसी के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।